सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा होंडा क्रेटा ईवी के ओनर से। क्या सच में आपको ये कार लेनी चाहिए? इस कार की रेंज कितनी आती है? जितनी कंपनी कहती है उतनी आती है? तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है मोहक भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया है जी। होंडा क्रेटा ईवी क्यों? ईवी सर इसलिए कि देखो, फैमिली में वैसे तो 2 कार्स थी ऑलरेडी। एक अपनी प्रीमियम सेगमेंट में चली गई थी AMG, तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद 2 अपनी नॉर्मल थी, i20 और वरना। पापा को चाहिए था कि SUV होनी चाहिए, या तो सेल्टोस या क्रेटा। अब मैंने रनिंग का अपनी लगाया कि मेरी रनिंग कितनी है, फादर की कितनी है, तो फादर की कम थी। अब मैंने कहा मैं ऑलरेडी वरना i20 यूज़ करता हूँ, मेरा पेट्रोल एक्सपेंस अराउंड 15 to 20,000 जाते थे हर मंथ। तो मैंने कहा चलो ईवी ट्राई कर लेते हैं। मैंने उनको इंसिस्ट किया चलो ईवी देख लो, तो वो कह रहे थे ईवी बजट से बाहर जाएगी। उनका बजट था अराउंड 16 लाख। ये 16 लाख में हमें सेल्टोस का HTX मिल जाएगा, या इसका एस ऑप्शनल मिल जाता क्रेटा का पेट्रोल में। मैंने कहा अगर सर्विस कॉस्ट लगाओ, अभी E20 E30 का दोबारा आपको आने लग गया है। मैंने कहा उस सब के बाद चलें तो पेट्रोल कॉस्ट और इंजन वेयर इंटीरियर बहुत बढ़ेगा आने वाले टाइम में। और फिर मैंने कहा चलो ईवी ट्राई करते हैं। मैंने इंसिस्ट किया, 1 आध महीना बात करी, तो उनको थोड़ा कहा चल अब तेरे को जो लेनी है तो वो ले ले, बता दियो। पर फिर मैंने इतने मेरे को आइडिया लगा कि दिल्ली और RJ में RTO भी फ्री है, आपका RTO वेव ऑफ हो जाता है, फाइल चार्ज लगता है बस, ऐसे ही कुछ था। तो मैंने वही ध्यान लगाया। अब दिल्ली और RJ में दोनों कर सकता था, RJ मैंने अपने एक पर्सनल रीज़न से किया इसको। अपना वेरिएंट की बात करूँ तो ये प्रीमियम वेरिएंट है, इसका एक्स शोरूम 20 लाख है। तो मेरा इसमें RTO फ्री हो गया, तो अराउंड 2 लाख का RTO था वो मेरा फ्री हो चुका है। अब मेरे को ये एक्स शोरूम के ऊपर अपना इंश्योरेंस और मैंने 10,000 रुपये फाइल चार्ज इसका पे किया है, उसके अंदर ये मेरे को गाड़ी मिल गई। भाई कितने की लिया आपने? तो आप ये लगा लो 21 से अंडर ही है। भाई जब आपका बजट एक 20 लाख है तो इसमें बहुत सारे ईवी के ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे विंस्टर ईवी हो गई। देखो, मैंने टू बी फ्रैंक मैंने कोई गाड़ी ट्राई भी नहीं करी, पता था मार्केट में क्या क्या है। पर अब आप ईवी लेने जा रहे हो ना, तो देखो अगर आप तो बहुत ज़्यादा या तो पैसे वाले हो, बहुत ही ज़्यादा रिच हो, तो आप कोई भी गाड़ी उठा लो, आपको कोई मतलब नहीं है रीसेल से। अब मेरे को अपना एक बजट भी चलना था। वो एक मिडिल क्लास यही सोचेगा कि मेरी इन फ्यूचर कभी मेरे को गाड़ी सेल भी करनी पड़ गई तो मेरे को कौन सी ईवी रीसेल दे जाएगी। क्रेटा का नाम चल रहा है 10 साल से, मैंने कहा यही ईवी में ले लेते हैं। इन फ्यूचर बेचनी पड़ेगी तो क्रेटा के नाम सेल में कर सकता हूँ इसको, जिसके अंदर अराउंड 420 to 430 मेंबर्स हैं। उसके अंदर क्या है कि सब पे कोई ना कोई वेरिएंट है। अब जब मैं ले रहा था तो होता क्या था, इसका जब लॉन्च हुई थी तो इसके आते थे आपका जो 42 किलोवाट में प्रीमियम ही टॉप एंड वेरिएंट रहता था, एक्सीलेंसी देते ही नहीं थे। और मेरे को उस टाइम चॉइस ये थी कि मुझे अडास नहीं चाहिए, पर मेरे को ये था कि लेदर इंटीरियर मिल जाए और वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाए। उस टाइम प्रीमियम में नहीं आती थी, अभी इसमें है, वो मैं बताता हूँ आपको। और होता क्या था, एक्सीलेंस आपका आता था टॉप एंड के लिए, एक्सीलेंस, स्मार्टो और एक और आता कोई स्मार्ट करके, 3 वेरिएंट वो दे देते थे अपना 51 किलोवाट के लिए। अब मेरे को ये था कि 51 किलोवाट मुझे चाहिए नहीं, लेदर इंटीरियर चाहिए था, तो एक्सीलेंस वेरिएंट ही मेरे पास चॉइस था, वो 51 किलोवाट में। वो मेरे को 24 लाख कॉस्ट कर रहा था एक्स शोरूम के बाद थोड़ा बहुत जोड़ के। RTO तो मेरा वेव ऑफ ही जा रहा था। फिर मैंने कहा उतना वर्थ इट नहीं है, चल फैब्रिक सीट्स ले लेता हूँ, प्रीमियम ही ले लेता हूँ वेरिएंट। वो मेरे को विदिन 21 के नीचे आ रहा था, तो मैंने उस टाइम बुक कर दी। अब मेरी गाड़ी अगस्त एंड में बुक हुई थी, 2 दिन के अंदर ही कंपनी का अपडेट आ गया था, जिसमें कंपनी ने एक्सीलेंस इसके साथ भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, 42 किलोवाट के साथ भी, और आपका 51 के साथ भी था। और 51 में भी वेरिएंट्स चेंज हो, इसमें भी कुछ चेंजेस आ गए वेरिएंट्स के। वो काफ़ी लंबी चीज़ है, लेकिन फिर मैंने ये नोटिस किया कि वो मेरे को 1.5 लाख प्लस कर रहा है। 1.5 लाख में मेरे पास 360 कैमरा आ जाता, इसके अंदर अडास आ जाता, रेयर वायरलेस चार्जर, डैश के में 3-4 चीज़ें मेरे को फालतू मिल रही थी। फिर इतने में अपडेट ये भी आ गया कि प्रीमियम वेरिएंट के अंदर इन्होंने अडास हटा दिया, जो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए था, और लेदर इंटीरियर और वेंटिलेटेड सीट्स दे दी हैं जो इसके अंदर हैं, मुझे वही चाहिए था। मुझे इसके अलावा गाड़ी में कोई नीड नहीं है। मेरे को जितना फीचर्स चाहिए थे उससे ज़्यादा ये वेरिएंट मेरे को प्रोवाइड कर रहा था, बजट के अंदर आ रहा था। और 21 लाख से नीचे आप कोई भी गाड़ी ले लोगे ना ईवी, आप कहते हो मैं 4 साल में भी उसे बेचूंगा, तो मेरी 12-13 लाख की आराम से बिक जाएगी वो गाड़ी। इससे ऊपर आपको रीसेल मिल जाती है। इतनी डेप्रिसिएशन तो आपको लेनी ही पड़ेगी। हमारे केस में तो हमें डेप्रिसिएशन इतनी नहीं चाहिए, और गाड़ी ऐसी चाहिए जो रिलायबल हो। मोहक भाई, कितने किलोमीटर आप चला चुके हो इसे? मैंने सर ये चला दिया, आपके सामने है, 13,063 किलोमीटर चल चुकी है 13,000 किलोमीटर चलाने के बाद विदिन 6 मंथ्स। रेंज क्या निकाल रहे हो आप? देखो, मैंने इसको ना ब्रूटल ड्राइव भी एकदम ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही गाड़ी का गधा बना के भी चला रखा है, हाईवे पे प्यार से भी चलाई। तो पहले हाईवे का बता देता हूँ। जब ली थी तब तो देखो सबको एंजाइटी रहती है, क्योंकि पहली ईवी है, किसी को नहीं पता कितनी चलेगी, कहाँ चार्ज होगी। तो मेरे दोस्त पे थी, उसने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया था। पर मैंने ये लगाया कि मैं यहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे से अलवर गया था, गाड़ी लेती अगले दिन ही। तो उस टाइम गाड़ी मुश्किल से 20 किलोमीटर चली हुई थी। तो उस टाइम थी रेंज एंजाइटी, और गाड़ी की कैलिब्रेशन भी ओके नहीं होती। गाड़ी ICCU आपकी तरफ से ट्रेंड होता है, कैसा बंदा चला रहा है उस हिसाब से रेंज दिखाती है। तो उस पर जब मैं इसे लेके गया था, तो मेरे को आपको इतना आइडिया मैं दे देता हूँ कि 100-120 आप इसे चलाओगे ना, तो ऑन हाईवे आप इसे 280 से 300 की रेंज निकाल सकते हो, जिसमें आपके पास बैकअप में 8 से 9% या मैक्सिमम 10% बैटरी बचेगी, विद AC मैं बता रहा हूँ ये आपको। और लोकल ड्राइव में अगर पकड़ूँ तो लोकल मेरी अराउंड 380 चल रही है, जिसमें मेरे पास 10-12% बैटरी बच जाती है। और लोकल में जब मैं इसे चलाता हूँ तो मैं इसे वैसे तो चार्ज करता हूँ 20 से 80,
जो मेन बैटरी हेल्थ आपको रखनी है, अगर गाड़ी की हेल्दी रखनी है तो 20 to 80 आप इसे रख सकते हो। उसमें होता है कि आप मेरी दिन की रनिंग के ऊपर में डिपेंड है। मेरी दिन में गाड़ी चल रही है 70 किलोमीटर्स, तो मेरे को 2-3 दिन में एक बार चार्ज करनी पड़ती थी 20 to 80। वो मेरी विद इन ही रात में हो जाती है। वो पोर्टेबल चार्जर से ही हो जाती थी। मैं कोई इसके लिए कोई 7 किलोवाट वाला 11 किलोवाट का चार्जर मैंने नहीं लिया हुआ। जो गाड़ी के साथ पोर्टेबल चार्जर आता है 3 किलोवाट्स का, वही मैं रात को लगाता हूँ। मेरा 20 से 80 कर देता है इसे सुबह 7 घंटे में। तो मेरे को वही बेटर लगता है। और अगर मैं यही हाईवे रूट अगर ये बताऊँ आपको कि आप बिल्कुल ही इमरजेंसी में जा रहे हो कहीं और पूरा रूट खाली है, जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे है, उस पर ट्रैफिक मिलता ही नहीं है, आपको 100 किलोमीटर में 50 गाड़ी भी नहीं मिलती उस पर, कभी कभी होता है, वैसे तो मोस्टली वो खाली रहता है। तो उसमें आप ये आइडिया लगा लो, मैंने इसे लगातार घर से निकला था मैं 100% बैटरी लेके। यहाँ से मैं गया था MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, वहाँ से मैं डायरेक्ट गया था अलवर। तो मेरी गाड़ी फुल 100% में मात्र 200 किलोमीटर चली थी और उसमें पूरी गाड़ी पूरे रास्ते 150 to 180 ही चली है, उससे नीचे चलाई ही नहीं है ये। तो 200 में गाड़ी ज़ीरो हो गई थी और 0% में भी ये उसके बाद चली थी अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स। टॉप स्पीड तो इसकी 180 पे ही लॉक है, तो मैं उस पर कितना कोई भी मोड लगा लूँ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नॉर्मल पे रख के गया था, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड आपका काम आता है इनिशियल पे 0 to 80 100 आपको एकदम से चाहिए, एक जर्क चाहिए आपको, थोड़ी फील अच्छी चाहिए गाड़ी भगाने के लिए, मज़ा आता है इसमें स्पोर्ट्स मोड में। पर उस टाइम मैंने स्पोर्ट्स नहीं रखा था, नॉर्मल मोड रखा था और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना रेंज को, क्योंकि गाड़ी की टॉप स्पीड 180 में कोई भी मोड रख दूँ गाड़ी की बैटरी उतनी ही कंज्यूम हो रही है। तो उस टाइम वही 200 किलोमीटर चली थी। लोकल मैंने इसे मैक्सिमम 385 निकाला हुआ है। भाई जब आप इतनी हाई स्पीड में चलाते हो तो ब्रेकिंग कैसी रहती है? देखो ब्रेकिंग भाई चारों डिस्क हैं, और उसके बाद ना मैं इसको मेन तो वैसे चलाता हूँ आई पैडल पे। जिन्होंने क्रेटा जिनके पास होगी या कईयों ने रिव्यूज़ चेक करे होंगे, तो यहाँ हमारे पास ना रीजन थ्रू पैडल्स है। यहाँ अपने पैडल शिफ्टर से हम अपने रीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट वाला माइनस के लिए होता है कि मैं 4 लेवल हैं, 3 तो नॉर्मल रीजन के, चौथा है आई पैडल, जिसमें मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो होता क्या, जब मैं भगा रहा हो तो मुझे पता है कि आगे मेरे 100 मीटर 200 मीटर पे गाड़ी है और मुझे पता है मेरे को ब्रेक लगानी पड़ेगी। उससे पहले मैं एक्सीलेटर पैडल से पैर हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ या पूरा ही हटा देता हूँ जैसी नीड हो उस टाइम, तो गाड़ी अपने आप ही ब्रेकिंग कर लेती है। अगर 150 पे होती है तो विद इन 2-3 सेकंड 120 या 100 पे आ जाएगी। स्पीड बहुत जल्दी उसमें कम होती है और गाड़ी चार्ज भी होती है। और रही बात मैनुअल ब्रेकिंग की, अगर तो मैनुअल ब्रेकिंग आप ले लो, इसमें मैं आराम से अगर 100 पे भी ब्रेक तो मेरे को ठीक लगती है। कभी कभी होता है कि थोड़ी रोड रफ हो, पर ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई कहीं पे आप ट्रिप पे लेके गए हो 13,000 किलोमीटर चलाने के बाद? तो देखो मैं वैसे बताऊँ फ्रैंकली, मेरी गाड़ी चली सारी हाईवे है। 13,000 में मैक्सिमम कहता हूँ कि 3,000 मेरी ये लोकल चली होगी, बाकी सारा हाईवे रूट है इसका। देखो लेते ही मैं 20 दिन के अंदर इसे हरिद्वार गया था और अभी लास्ट मंथ भी हरिद्वार होके आया हूँ। तो दोनों में एक डिफरेंस बताता हूँ। सेम रूट था, सब कुछ सेम था, नहीं पिछली बार वाली में वापसी का रूट अलग था, बस जाने का मैं दोनों का मैच कर सकता हूँ क्योंकि जाते टाइम हमने दोनों एक ही रूट लिए थे। तो जब हम जग गए थे तो यहाँ से 250 किलोमीटर की एवरेज है, ये जाना ही जाना है। इसकी कंपनी क्लेम रेंज 350 तो थी, पर रेंज एंजाइटी देखो सबको होती है। उस टाइम गाड़ी की बैटरी कैलिब्रेशन भी अच्छी नहीं थी। बैटरी कैलिब्रेशन एक तरह से आपकी ये होती है कि जो इसका आपका सॉफ्टवेयर है, जो ICU यूनिट है, वो आप ड्राइवर के हिसाब से ना अपने आप को प्रिपेयर करता है कि क्या रेंज दिखानी है, ये बंदा कैसे गाड़ी चलाता है। तो वो सब चीज़ें इसकी उस टाइम नहीं हुई थी। गाड़ी उस टाइम मैं बताऊँ जब हरिद्वार ले गया था 300 किलोमीटर ही चली हुई थी मुश्किल से, और उसका मेरे को हरिद्वार जाना था। हरिद्वार से मेरे को वापस हरिद्वार से कुरुक्षेत्र जाना था, कुरुक्षेत्र से करनाल, फिर दिल्ली, फिर गाड़ी अलवर गई थी, फिर वापस फरीदाबाद गई। तो नाना करके 800-900 किलोमीटर की ट्रिप थी मेरी। मैं एक ये बता देता हूँ कि हरिद्वार जब लेके गया था तो 250 किलोमीटर लेके गया था। तो उस टाइम तो मैंने बीच में एक जगह देवराना रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ जाके इसे चार्ज किया था Hyundai के चार्जर पे, और उसके बाद मैं सीधा हरिद्वार ले गया था। हरिद्वार में मैंने चार्ज नहीं किया था, सीधा कुरुक्षेत्र चार्ज किया था। तो उस टाइम मैंने एक जो मिस्टेक करी, हरिद्वार से पहले चार्ज कर लिया। 250 किलोमीटर ये वन गो कर सकते। लास्ट मंथ जब मैं इसे लेके गया था वन गो में, मैं जब इसे हरिद्वार लेके गया तो मेरी ये अराउंड रात को निकलते हैं हम अपना 4-7-8 घंटे की ड्राइव थी मोस्टली मेरे को जहाँ तक याद है, और ये अपनी वन गो में पहुँच गई थी हरिद्वार। और जो इसकी रेंज बची थी 100 पे मैं निकला था, मैंने 250 किलोमीटर कवर करने के बाद भी इसमें 30% की रेंज मेरे पास थी। और जो पिछली बार था उसमें तो मैंने रेंज एंजाइटी की वजह से बार बार चार्ज किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी थी। तो ये है कि हाँ हरिद्वार ले गया लॉन्ग रूट पे, और सबसे बड़ा लॉन्ग रूट है मेरा इसका अमृतसर का। अमृतसर और उसके बाद आपका वाघा बॉर्डर, जो अटारी बॉर्डर बोलते हैं। वाघा तो चलो पाकिस्तान में पड़ जाता है, बाकी हमारे लिए अटारी बॉर्डर ही रहता है, वो बोलते हैं वहाँ सारे वाघा ही हैं उसे। तो वहाँ तक मैं लेके गया था। वो टोटल अगर मैं पकड़ूँ अपने घर से तो 50 किलोमीटर्स का है। आना जाना ऑलमोस्ट मेरा 1080 किलोमीटर्स का रूट था वो जब मैंने इससे करा था ना, तो उस पूरे ट्रिप में गाड़ी मैं एवरेज पकड़ता हूँ 1100 किलोमीटर चली। और मेरी जो चार्जिंग कॉस्ट आई थी घर की, अगर मैं जोड़ के चलूँ, घर से गाड़ी 80% पे हम लेके निकले थे। उस वक्त रास्ते में चार्जर्स होते हैं, रूट प्लान हो जाता है, स्टैटिक का ऐप होता है, तो उस पर आप रूट प्लान कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैंने पूरा रूट कवर किया था, और मेरी गाड़ी ने अराउंड 2500 की जो कॉस्टिंग आई थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो कंज्यूम करी थी। भाई 2,500 में आपने 1100 किलोमीटर चलाई है? हाँ जी, मोटा मोटा 2 रुपये कुछ पैसे, 2.5 रुपये किलोमीटर पकड़ लो मैक्सिमम। और उसके बाद और खर्चे तो देखो हर गाड़ी के होते हैं, टायर सबके घिसते हैं, मेंटेनेंस इसकी चलो कुछ है नहीं अभी तो, बाकी 40,000 तक इसका कूलेंट ही चेंज होता है, तो सर्विस कॉस्ट कुछ है नहीं। भाई आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको इस पर डिस्काउंट भी मिला है। हाँ सर, वो डिस्काउंट क्या होता है कि आप ये ले लो
टाइम टू टाइम डीलर टारगेट्स होते हैं, तो मेरे डीलर के बाद टारगेट हो रहा था, तो उसको गाड़ी भी सेल आउट करनी थी, और उस टाइम ये गाड़ी अवेलेबल भी नहीं थी। अभी आपके सामने वेंटिलेटेड सीट्स में प्रीमियम मॉडल है, लेदर इंटीरियर, इसमें उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, पहली गाड़ी थी। मेरी गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई थी 27 सितंबर को, 27 सितंबर को मैन्युफैक्चर हुई थी, और 7 अक्टूबर को गाड़ी मेरे सामने थी कंटेनर से उतर के, और मैंने 22 अक्टूबर को रिसीव करी थी। और वो सब प्रोसेस के बाद भी हाँ ये ले लो, हाँ डीलर ने मेरे को इस पर अराउंड एक आप ये ले लो ऑलमोस्ट 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया था एक्स शोरूम पे। अगर और आप वो भी माइनस कर लो 21 में से, जो आज की डेट में आपको नहीं मिल पाएगा वो डिस्काउंट, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था। अगर आप उस टाइम का मेरा लेके चलो तो इसका SX प्रीमियम एक वेरिएंट आता है, तो मेरे को ये पेट्रोल के रेट पे ही पड़ी है ये भी, तो मेरे को ऐसा सर्विस कॉस्ट वगैरह ले लूँ और कुछ का एक्सपीरियंस ले लूँ तो उससे सबसे बेटर ही है। और आपने RTO में भी पैसे बचाए हैं। हाँ जी, तो मैंने ऑलमोस्ट इस गाड़ी पे आप ले लो 3 लाख रुपए बचा लिए हैं लेते टाइम ही। लेने से पहले ही 3 लाख आपने पहले ही सेव कर हाँ लिए। जी, मेरे को एक तरह से सेम फीचर से अगर इसका मैं पेट्रोल वेरिएंट देखता हूँ तो उसी रेट पे पड़ी है गाड़ी। भाई 13,000 किलोमीटर आप चला चुके हो, तो आपने इसकी चार्जिंग कॉस्ट वैसे निकाली, हाँ, सब निकाल रखा है। वो कितनी आती है? देखो अगर मैं इसे घर पे ही चार्ज करता 13,000 किलोमीटर चलाने के लिए, तो ये कॉस्टिंग होती है आपकी 13,000 से थोड़ी सी कम, क्योंकि ब्लूलिंक इनका ऐप होता है, उसमें हम डिटेल में जाएंगे तो कस्टमर आपके सारे व्यूअर्स भी बोर ही हो जाएंगे। जिनको पता है ब्लूलिंक ऐप पे ना सब दिखाता है ईवी का, कि कितनी आपने पावर कंज्यूम करी है लास्ट में, कितना आपने किलोवाट गाड़ी से यूज़ करें, कितने किलोवाट आपने चार्जिंग ली है, कितना आपने रीजनरेशन से कंज्यूम वापस लिया है, किलोवाट आपने कितना गाड़ी को रीजनरेशन किया है, तो वो सब मैंने साइड रखते हैं। अगर मैंने टोटली आज तक कितने किलोवाट इसे कर दिया था वो सब मैंने हिसाब जब लगाया, मेरा ऑन पेपर था वो, तो मेरी आज तक इसकी 19,000 की चार्जिंग कॉस्ट है, जो हाईवेज की है। हाईवे पे क्योंकि चार्जिंग महंगी पड़ती है, क्योंकि वो कहीं पे 22 रुपये यूनिट है, कहीं पे 14 रुपये यूनिट भी है, कहीं पे 18 रुपये भी है, तो फास्ट चार्जिंग होता है। अब मैं अमृतसर गया था तो अभी महिंद्रा के चार्जर्स लग चुके थे, चार्जिंग वाले इनके जो भी थे, चार जोन का था नहीं क्या नाम से इनके, Charge.in नाम मैं कहीं भूल गया हूँ। तो इनके चार्जर मैंने चार्ज करी थी, इनके पास क्या 160 किलोवाट का चार्जर है 19 आपकी, और पर किलोवाट आपसे वो 19 रुपीज़ चार्ज करते हैं, टैक्स अलग होता है। तो उस हिसाब से मैं गया था, तो मेरे को आना जाना जो मैंने बताया आपको 2,500 रुपये पड़ जाता है। भाई आपने 19,000 रुपये बाहर पे करे, मैं टोटल बता रहा हूँ 19,000 बाहर नहीं, घर का और बाहर सब मिला के। 19,000 में आपने 13,000 किलोमीटर चला दिया गाड़ी। और पहली सर्विस भी हो चुकी है जिसमें मेरा बिल ज़ीरो है, और बिल अभी यहीं कहीं था शायद, अभी पता नहीं कहीं रख जाओ, वैसे ज़ीरो कॉस्ट आई है, क्योंकि मैंने इसकी व्हील बैलेंस की अलाइनमेंट खुद नहीं कराई अभी तक, क्योंकि मेरी सारी गाड़ी हाईवे चली और मैंने खाली टायर रोटेशन करा के रख लिया, और उसके बाद मेरे कोई अलाइनमेंट से इशू लग नहीं रहा, मेरी गाड़ी अभी सीधी चल रही है। भाई क्रेटा ईवी का AC कैसा लगा आपको? AC देखो सर, थोड़ा सा आप कह सकते हो आइस से हल्का है, क्योंकि बाकी इतना आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि अगर मैं अपनी वरना से कंपेयर करूँ या दोस्त के डीजल क्रेटा से कंपेयर करूँ, थोड़ा मुझे फ़र्क लगता है, पर हाँ आप यूज टू हो जाओगे इससे। जब आपके पैसे बच रहे होंगे ना तो आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, वेंटिलेट सीट्स होती हैं तो बंदा कर जाता है कंट्रोल। और आप कह रहे थे कि इसमें कुछ टाइम पहले कुछ इशू आ गया है। तो जैसे आप अभी गाड़ी इतनी गंदी देख रहे हो, ये 1 हफ्ते से सर्विस सेंटर पे थी, बाकी मेरी गाड़ी यूजुअली इतनी गंदी रहती नहीं है, मैंने पूरी PPF वगैरह करा के मेंटेन रखता हूँ। तो अभी ये वापस भी सर्विस सेंटर जानी है कुछ टाइम में, इसलिए मैं इसे साफ़ नहीं करवा रहा, क्योंकि वो लोग वहाँ ना कभी गाड़ी सर्विस सेंटर में वॉश कराता हूँ, ना कभी से पॉलिश कराता हूँ सर्विस सेंटर से। मेरी गाड़ी आज तक जो भी है अपने आप ही मेंटेन रखता हूँ मैं इसको। तो हुआ क्या था, इसका जो ICC यूनिट है वो इसका फेल हो चुका है। अब ICC यूनिट कईयों को आइडिया होगा, कईयों को आइडिया नहीं होगा क्या करता है। तो घर की जो चार्जिंग होती है वो होती है AC टू DC, AC चार्ज होता है, और वो ICC यूनिट एक तरह से आपका ट्रांसफॉर्मर है जो उसे DC कन्वर्ट करेगा, फिर आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और जो बाहर DC हम चार्ज करते हैं उसमें उसका काम ही नहीं होता, उस पर वो बाईपास हो जाती है एनर्जी, जो चार्ज हो रही है सीधा बाईपास होकर DC चार्ज कर रहा है उसे। अब मेरे वाले में दिक्कत अभी ये नहीं है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ही चार्ज नहीं हो रही है, मेरे ग्रुप में और लोग भी हैं जिनके ICC वर्जन 4 फेल हुए हैं। ये इंडिया की पहली गाड़ी है जिसका ICC वर्जन 5 ही फेल हो गया, और अभी तक 5 किसी का भी रिप्लेस नहीं हुआ, मेरा ही हो रहा है पहला। अब मेरे में दिक्कत बड़ी अजीब है कि मेरी गाड़ी जब रात को चार्ज होती है, तो मैंने एक बार अपना एक दिन का एग्जांपल देता हूँ जब मेरे पास दिक्कत आई थी, और ये बार बार नहीं आती। हफ्ते में अगर मेरी गाड़ी 4 बार चार्ज हो रही है तो 2 बार वो दिक्कत आ रही है, 2 बार नहीं आ रही, 2 बार मेरी गाड़ी आराम से चार्ज हो जाती है। अब उसमें ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी जब चार्ज हो रही है 20 से 25, चलो दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, 20 वाला मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं, उस दिन मैं नहीं था गाड़ी के पास। जब जिस दिन मेरे सामने दिक्कत आई थी उस दिन गाड़ी 36% पे मैंने चार्जिंग पे लगाई थी, और ये अब ब्लूलिंक ऐप पे दिख रहा होता है गाड़ी चार्ज हो रही है। 36% पे लगाई, उससे पहले मुझे दिक्कत पता थी मेरी गाड़ी में है चार्जिंग की कुछ। 36% पे लगाई, 58% पे गाड़ी की चार्जिंग स्टॉप थी, जो रात को 1:30 बजे मैसेज था मेरे पास ब्लूलिंक ऐप पे अलार्म का कि चार्जिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड, और 4-5 उसके नीचे रीज़न आ जाते थे। मैंने कहा कुछ तो दिक्कत है। अब 58% पे आ गई दिक्कत मेरे पास। उससे पहले हमें डाउट था कि मेरे चार्जर में कोई फॉल्ट आ गया, क्योंकि शोरूम पर उससे पहले गाड़ी विजिट हो चुकी थी इस प्रॉब्लम के लिए। उन्होंने कहा था एक बार दूसरा चार्जर ट्राई करो, तो मैंने दोस्त का चार्जर लेके रख लिया था। दोस्त अपना हैवी चार्जर लगा के रखा हुआ उसमें 7.4 किलोवाट का, उसका उसी से काम रहता है, 3 किलोवाट का उसका यूज़ में रहता नहीं है। तो मैंने कहा चलो उस चार्जर से मैं एक बार ट्राई कर लूँगा। मैं उसका दोस्त का चार्जर ला के मैंने घर पर रख लिया। अब जब मैंने दोस्त का चार्जर पर ट्राई किया, अब मैं रात को 3 बजे नीचे उतरा, गैराज पे आया अपने, तो मैंने चेक किया कि गाड़ी चार्जिंग, मेरा जो मेन पॉइंट है उससे आउटलेट ऑन है, चार्जर के अंदर भी चार्जिंग ऑन है,
पर गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। तो मैंने करा 2 बार अपने घर की पावर डाउन करी, दोनों बार पावर उठाई, चार्जर डिस्कनेक्ट किया, सब कुछ किया, मेरे चार्जर से नहीं हुई ऑन। तो उस दिन मेरे पास दूसरा चार्जर था, मैंने दूसरा चार्जर भी लगा दिया, मेरे दूसरे चार्जर से भी गाड़ी चार्ज नहीं हुई। इतना क्लियर होगा कि चार्जर में कोई फॉल्ट नहीं है। अब अगर वो कहते हैं मेरी लाइन में ही अगर कोई दिक्कत है, तो मेरी गाड़ी 36% से 58% भी क्यों हुई अगर मेरी लाइन में ही दिक्कत थी तो ये दिक्कत मैंने शोरूम वालों को बताई, उनको भी समझ आई। अब इसमें एक चीज़ और है, मैं 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रात को लगा हुआ हूँ इसे चार्ज करने में, पर ये नहीं हो रही चार्ज। तो मैं हार के ऐसे ही प्लग करके गन को MCB अपनी जो मेन है उसको डाउन करके चला गया। मेरी मतलब मैं इस गाड़ी को अब चार्जिंग के लिए पावर आउटलेट दे ही नहीं रहा, मैंने ऑफ कर दिया सब कुछ, पर कनेक्टेड है चार्जर। बाय चांस पापा मेरे सुबह आए नीचे, तो 7:30-8 बजे उन्होंने देखा नीचे आके कि या तो रात को पावर तेज़ आई इसलिए MCB ट्रिप चार्जिंग पोर्ट, उन्होंने उसे ऊपर किया, स्विच ऑन किया, गाड़ी चार्ज होनी शुरू हो गई। बार बार एरर आ जाएगा इसमें, आगे कोई चार्जर में एरर नहीं आएगा, गाड़ी के अंदर एरर दिखाएगा, मीटर पे नहीं दिखाता। आगे जो चार्जिंग होती है ना वहाँ पे लाइट है, अगर वो लाल लाइट ऑन हो रही है तो गाड़ी के अंदर कोई एरर है। तो वो चीज़ के बाद मैंने गाड़ी शोरूम पे छोड़ी अभी 7 से 10 दिन के लिए। उन्होंने देखा, उन्होंने फिर यही कहा कि इसका ICCU अभी पूरा नहीं गया है, और जहाँ तक ये ओवरहीट हो रहा है किसी वजह से। मेरी गाड़ी में 11 मार्च से दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, आज 12 मार्च है, तो वही 12 अप्रैल है सॉरी। तो मैंने कहा आप एक बार चेक करो, तो उन्होंने जो भी चेक करा, ICCU की रिपोर्ट निकालते हैं पूरी बैटरी ड्रेन करके, तो उनको दिख गया कि ICCU में दिक्कत है। अभी मेरे को ये गाड़ी DC चार्ज पे ही चलानी है मेनली, इसलिए मैं उनसे गाड़ी वापस लेके आ गया। तो भाई जब आप कंपनी लेके गए तो उन्होंने आपको क्या मतलब आपसे एक्स्ट्रा पैसे बोले कि आप दोगे, या क्या क्या कंपनी ने आपको? देखो उन्होंने मेरा बिल 0 ही रहेगा। पार्ट की अराउंड प्राइसिंग है 1,58,60 का आप अप्रॉक्स पढ़ सकते हो। पार्ट की जो वैल्यू है वो है, लेबर चार्जेस अलग होते हैं। तो Hyundai वालों का सीधा था कि गाड़ी पहले 2-3 दिन उन्होंने अपने पास रखी, गाड़ी चलाई, चार्ज करी, उनके पास चार्ज आराम से हो रही थी। मेरे वही जो हो रहा था कि डॉक्टर के पास जाके पेशेंट ठीक हो जाता, वही इसका हाल था। मेरे पास वीडियोस थी तो वो मान गए कि चलो दिक्कत तो है कुछ गाड़ी में, हमारे पास नहीं दिखा रही, क्योंकि मेरे को भी नहीं दिखा रही थी, कभी दिखाती, कभी नहीं दिखाती। तो वो कह रहे कि बात आपकी ठीक है। उन्होंने 2-3 दिन ट्राई किया, चौथे दिन उन्होंने मेरे को बता दिया था कि ICCU में फॉल्ट है, अब हम इसे ICCU निकाल के देख रहे हैं। फिर उन्हें अराउंड 1 दिन गाड़ी और रखी, ICCU निकाल के दोबारा लगा, रिपोर्ट वगैरह निकाली, सब कुछ किया। तो 6-7वें दिन उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया था कि अब हम Hyundai में मेल कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम श्योर हैं कि ICCU में ही दिक्कत है। मेल कर दिया Hyundai से, जैसे ही मेल से अप्रूवल आ जाएगा कि हमें इसका ICCU का कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम ऑर्डर लगा देंगे। उन्होंने अराउंड 6th डे उन्होंने ऑर्डर लगाया था, शाम तक उनके पास कंफर्मेशन आ गई कि आप कंटिन्यू कर सकते हो इस प्रोसेस में। तो उन्होंने अगले दिन ऑर्डर लगा दिया। अब जब आएगा पार्ट तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे जब पार्ट लग जाएगा इसमें। भाई Hyundai की आपको आफ्टर सेल कैसी लगी? तो एक यही मेन रीज़न है, आफ्टर सेल्स इनकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पहले भी मेरे घर में 2 Hyundai ऑलरेडी थी, और मेरे नोन में भी मैं फ्रेंड सर्कल में बताऊँ 20 से 22 गाड़ियाँ सारी Hyundai हैं मोस्टली। किसी पे स्कोडा होगी, किसी पे मारुति होगी, वो इतनी नहीं है। जितना भी फैमिली सर्कल पकड़ लूँ, सब पकड़ लूँ, 22 गाड़ी Hyundai की हैं सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में। और लास्ट ईयर ये लॉन्च हुई थी जनवरी में, मेरे लेने से पहले मेरे 2 दोस्त ऑलरेडी ले चुके थे। मैंने ली, मेरे एक दोस्त ने और ली, फिर उसके एक दोस्त ने और ली, मतलब ऐसी सर्कल में हमने 6 क्रेटा इलेक्ट्रिक अपनी ले रखी है। भाई 6 क्रेटा EV आपके सर्कल में है? हाँ जी। इतना ट्रस्ट हो गया आपको इस गाड़ी में? हाँ जी। अब देखो मैकेनिकल फॉल्ट है, आ जाता है। मेरी गाड़ी कम से कम स्टीयरिंग तो लॉक नहीं हुआ, चलते चलते तो नहीं बंद हो रही ना, मेरी चल बड़ी आ रही है, मुझे और कोई गाड़ी ने आज तक दिक्कत नहीं थी। ICCU में फॉल्ट आया है, वो उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है, गाड़ी जब DC चार्ज हो रही होती है तो एक जगह मेरा पावर फ्लक्चुएट हुई थी बहुत तगड़ी, वहाँ ट्रांसफॉर्मर भी फट गया था उस चार्जर का मेरे आंखों के आगे। तो उसके बाद वो उस बात को अभी 4 महीने हो गए हैं, तो वो शोरूम वाले कह रहे हैं उस चीज़ में भी ये दिक्कत आ सकती है, पर वो वारंटी में कवर्ड रहेगा, क्योंकि कंपनी की चीज़ है, 3 साल तक आपके ICCU कवर्ड है, तो इसलिए उन्होंने वो करा दिया है मेरे को। मेन ICCU लास्ट वर्डिक्ट में अगर आपको ये दूँ ना, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बता दिया, पर ये है कि आपको ये ना लगे गाड़ी बिल्कुल नेगेटिव है, बेकार है, गाड़ी बहुत अच्छी है। और ICCU की अगर मैं बात करूँ, देखो मैकेनिकल चीज़ें आ जाते हैं, बस वो ये किस्मत की बात है, किसी की गाड़ी लंबी चल जाती है, किसी की कभी दिक्कत दे जाती है, वारंटी के अंदर कवर्ड है, उसके लिए कंपनी आपके पास बैठी है। और एट द एंड आपको क्या चाहिए कि आफ्टर सेल्स अच्छी हो। तो वो सीधा कहते हैं दिक्कत आई है, आप गाड़ी छोड़ो, 1-2 दिन का हमें टाइम दो, हम अपनी तरफ से इसका एक सर्वे कर लेंगे, उसके बाद हम आपको कंक्लूजन जो होगा हमारी तरफ से हम आपको देंगे। तो एक ये होता है कस्टमर से डील करने का तरीका। भाई कंफर्ट कैसा लगा आपको इस गाड़ी का? तो आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, फ़र्क यही है, कोई ऐसा मुझे खास दिक्कत नहीं लगती। मैं इसे लॉन्गेस्ट मैंने आपको बताया 550 किलोमीटर भी चला चुका हूँ एक तरफ, जिसमें हाँ ये है कि 200 किलोमीटर बाद मेरा ब्रेक आता है, हर 200 किलोमीटर में इसे चार्ज करता हूँ। और रही बात, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, जो चार्जिंग हमारी रहती है हाईवे पे, जब गाड़ी आई थी कंपनी ने जब इसे लॉन्च किया था, तो इसका जो मैक्सिमम जो लोड था गाड़ी को चार्ज करने का, जो DC चार्जर पे था, वो था मैक्सिमम कभी 42 किलोवाट्स पे हो जाती थी चार्ज, वरना 35-36 ही रहता था। और क्लाइमेट कंडीशंस भी मैटर करती हैं, जैसे अभी धूप है तो इसमें ये 50 किलोवाट से ऊपर अभी भी चार्ज नहीं होगी। पर कंपनी ने उसके बाद जो डिक्लेयर किया था कि सेकंड हाफ ऑफ 2025 में इसका 100 किलोवाट चार्जिंग का अपडेट आ जाएगा, मैंने अपडेट करा लिया है वो। उसके बाद ही अगर मैं हाईवे पे चार्ज करता हूँ ना, एक चीज़, अगर आप में से कोई भी EV ले रहा है या उस पर ऑलरेडी EV है, उन्हें तो पता ही होगा मोस्टली, और जो नए EV यूज़र हैं उनको भी समझ आ जाएगा कि आप जब हाईवे पे जा रहे हो ना, इसकी बैटरी 20 से नीचे जाने मत दो,
क्योंकि होता क्या है 20 से नीचे क्या 15 से नीचे आप मत जान दो, क्योंकि जो 0 से 15% का स्लैब है उसमें गाड़ी मैक्सिमम लोड नहीं लेती जो चार्जिंग का होता है, और 78% पे एक और ब्रेक आ जाता है जो आपका 100% तक रहता है, जिसमें मैक्सिमम आप कितना लोड का चार्जर लगा दो इसने 14-15 किलोवाट से ऊपर चार्ज होना ही नहीं है, वहाँ पे गाड़ी धीरे ही चार्ज होती है। तो जब आप हाईवे रूट पे जा रहे हो ना तो आप एक चार्जर ट्रिप एक्स्ट्रा रख लो कि हाँ मैं आधे घंटे का मुश्किल से एक ब्रेक और ले लूँगा, 15-20 मिनट का ब्रेक और ले लूँगा, और उसमें गाड़ी जल्दी चार्ज होगी। मैंने जो अमृतसर वाले रूट पे किया था, मेरी गाड़ी का 100 किलोवाट का अपडेट हो चुका था, तो उसमें यही था, मैंनी गाड़ी जब 20% के आसपास आने वाली थी, 30 पे भी आ गई और मुझे पता मेरा चार्जर आने वाला है, मैंने गाड़ी वहीं स्टार्ट चार्जिंग पे लगा दी। मेरा 30 to 80 विद इन 20 to 22 मिनट्स में गाड़ी हो जाती है चार्ज, उसमें ये मैक्सिमम 60 किलोवाट उठाती है। तो वो सबसे बेटर चीज़ है, आप वही चीज़ रखो हाईवे पे तो सबसे बेटर है। हाँ, आप पे टाइम ज़्यादा है, आप अंदर रुके हो तो चार्जिंग होने दो जितनी हो रही है। जब आपको दिख गया आ गए हो, स्टैटिक यहाँ पे होता है, फोर्स स्टॉप कर दो या स्टॉप चार्जिंग कर दो, आप उसे स्टॉप कर दो, जितने आपने चार्ज करो, जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करेंगे उतनी ही आपकी पेमेंट लगती है वहाँ पे। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है इस टाइम। तो भाई ईवी में आपने ये गाड़ी ली हुई है, कभी ब्रेकडाउन हुई है आज तक? देखो ब्रेक डाउन तो ऐसा जिसमें है ही क्या जो ब्रेक डाउन हो जाए। ब्रेक डाउन में आपका यही होगा कि आपकी रेंज खत्म हो गई है, मेरी आज तक हुई नहीं। 0% पे मैंने इसे 4-5 बार चला लिया है, एक बार 12 चला, एक बार 18% चला है, उससे पहले मैं 5% चला, उससे पहले मेरा चार्जर आ जाता है। मैंने इससे लास्ट मैंने सुना बॉटम भी चेक कर लगा, इसका एक्सट्रीम सब चेक कर रखा है इस गाड़ी को। मुझे आज की डेट में वैसे पेट्रोल गाड़ी की तरह चलाता हूँ बिल्कुल, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है कब ये बंद हो सकती है, कितना मेरे पे बैकअप है, कितनी स्पीड पे मेरे को क्या ये रेंज निकाल देगी। अब मैं 10 दिन बाद इसे लेके वैष्णो देवी जा रहा हूँ तो 700 किलोमीटर है यहाँ से। अब आप आइडिया लगा लो 700 किलोमीटर, और पहाड़ों पे भी मैंने चढ़ा नहीं। पहाड़ों पे मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा इसको ले जाने का, तो उसमें ये ले लो ट्रिप प्लान कर ली है, रास्ते मेरे 4 चार्जिंग स्टॉप फिक्स है। यहाँ से मैं इसे अमृतसर तक लेके गया हूँ, मेरा जलंधर तक का रूट तो एकदम सेम है, तो जलंधर तक का रूट मेरा वही चलेगा। जलंधर में इसे लास्ट फुल चार्ज, फिर जम्मू फुल चार्ज करूँगा, क्योंकि उसके बाद पहाड़ी रास्ता आ जाएगा पूरा, आपको पहाड़ पर आपने चलानी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं इसे पहाड़ पर पहली बार लेके जा रहा हूँ। मैंने जितना इसे चलाया अपना NCR से बाहर निकाल तो नॉर्मल रोड्स पर, मेरे नॉर्मल हाईवेज पर गई है, हिल स्टेशन वगैरह पर कहीं नहीं गई है। अब जो वैष्णो देवी जाते टाइम जो आएगा रास्ता वो देखते हैं। तो उसके लिए आप कह रहे थे कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा अगर आप ईवी गाड़ी लेते हो। स्टैटिक का ऐप है, देखो मैं कई कस्टमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर जो गाड़ी के हैं 8 ऐप डाउनलोड कर लेंगे, GOBP पता नहीं क्या क्या अलग अलग करके डाउनलोड करके बैठे होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक सबसे ऊपर है, चाहे आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं इनके चार्जिंग वाले पॉइंट्स पे, एक होता है ना पीस ऑफ माइंड होता है बंदा, कि बंदा चलो 100-200 फालतू खर्च कर देगा, उसे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं लेके निकला हूँ फैमिली के साथ मुझे दिक्कत आ जाए। अभी मैं फैमिली के साथ नहीं जा रहा, मैं अपने एक भाई के साथ जाऊँगा, 2 दोस्त और हैं वो अपनी अलग ईवी पे जा रहे हैं, वो मैं अपनी चैनल पे एक वीडियो उसकी अलग बनाऊंगा रेंज टेस्ट की, बट उसमें अभी फैमिली साथ नहीं है, फैमिली के साथ दोबारा फिर जाऊंगा लेके, वो पक्का है। अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ इन फ्यूचर दिक्कत आ गई तो Hyundai वाले बैठे हैं वो बचाएंगे मेरे को, कि क्या होता है गाड़ी फ्लैट बेड पे चढ़ती है, क्या होगा वो वहाँ जाके देखेंगे। आगे जाके मूड चेंज होता है तो श्रीनगर तक भी ले जाने का प्लान है, वो तब की तब देखेंगे हम क्या करना। भाई अगर आपको वीडियो देखनी है तो भाई के चैनल पे मिलेगी। भाई किस नाम से आपका चैनल है? मेरा चैनल सर ड्राइव एक्सपो के नाम से है। भाई नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ईवी में आपने गाड़ी ली है, सुपर साइलेंट है, रोड नॉइज 0 है। जब आप चलाते हो तो टायर की नॉइस आती है अंदर कैबिन में? देखो नाना करके मेरे खुद के भाई ने भी मेरे को ये बोला था, वो वरना ज़्यादा चलाता है। नाइट्रोजन हम सब गाड़ी के टायरों में रखते हैं, मैंने लेते ही से नाइट्रोजन करा लिया था, वैसे कंपनी से भी नाइट्रोजन ही आती है, मुझे बाद में पता लगा था। ये भी चल रही थी, वरना भी चल रही थी। जब वो इसमें शिफ्ट हुआ ना, वरना दूसरा कज़न चलाने गया, जब वो उसमें पहली बार बैठा था उस लॉन्ग ट्रिप के लिए, तो उसने देखा कि इसमें तो कोई आवाज़ ही नहीं है, 0 कैबिन नॉइज़, रोड नॉइज़ टायर्स की है ही नहीं, क्योंकि ईवी स्पेसिफिक टायर्स होते हैं ये आपके नॉर्मल गाड़ी के टायर्स नहीं है, ये ईवी स्पेसिफिक ही रहते हैं। इनके अंदर ना एक फॉर्मिंग पैडिंग होती है, कुछ ऐसे कुछ बताया था मेरे को, तो उस वजह से इनकी टायर की जो रोड नॉइज़ है बिल्कुल 0, कोई आपको नहीं आएगी। आप सेटिस्फाई भाई इस कार से 6 महीने बाद? देखो प्रोडक्ट से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, दिक्कत मुझे कोई नहीं लगी, क्योंकि देखो मैंने अपने यूज़ के हिसाब से गाड़ी ली, मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा फीचर दे रही है। इसके साथ क्या कंपनी ने अगर इसके अंदर 40 फीचर दिए तो 40 से 40 चल रहे हैं, एक बग नहीं आया आज तक गाड़ी में जब से मैंने लिया। ICC फॉल्ट आया, मैकेनिकल फॉल्ट आया, कंपनी कवर करके दे रही है मेरे को, विद इन अ मंथ सब कुछ क्लियर करके गाड़ी मेरे को वापस आ जाएगी। अभी डीलरशिप चाहे गाड़ी खोल के अपने पास रख भी सकती थी, उन्होंने मेरे को गाड़ी हैंड ओवर कर दी, मैंने अपने यूज़ के हिसाब से ली है। प्रोडक्ट के अगर फीचर्स यूज़ वाई में चलो तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए वेलकम। Hyundai क्रेटा ईवी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।